नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ग्रामीण विकास के सेकंड चैप्टर में हम आज इस पढ़ने वाले हैं। ये सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला योजना है प्रधानमंत्री ग्राम योगी मान पेंशन योजना। तो ये पेंशन से संबंधित योजना है। दूसरा है रोशनी कार्यक्रम, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहा है यह योजना। तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो देखिए, ये जो है ग्रामीण स्तर पर जो आजीविका, तो जैसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पढ़े हैं, उसी के प्रकार उससे पहले जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया था। तो यह योजना भी जो है ग्रामीण आजीविका प्रदान करने के लिए स्वरोजगार योजना है। उसके बाद इंदिरा आवास योजना देखेंगे। देखिए, इंदिरा आवास योजना फिलहाल अभी बंद है। यह जो इसके अभी वर्तमान में इसे पढ़ चुके हैं हम, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी चल रहा है, अभी इंदिरा आवास योजना नहीं चल रहा है। तो इसे भी पढ़ेंगे। आम आदमी बीमा योजना, बीमा योजना है ये। अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। तो इन 7 योजनाओं को जो है इस वीडियो में हम जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना। देखिए, इसे जो है PMSYM के नाम से जाना जाता है। तो PMSYM क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना है। ठीक, तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ फरवरी 2019 में किया गया था। तो इसके लिए इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके लिए पात्र कौन होते हैं आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह एक क्या है, पेंशन योजना है। तो पेंशन कैसा पेंशन योजना है? इसके अनुसार स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन योजना है। तो स्वैच्छिक जो भी इसके तहत क्या है, श्रमिक, तो श्रमिकों के लिए है। तो कोई भी श्रमिक जो है इसके लिए अपनी स्वेच्छा से इसमें जो है भाग ले सकते हैं। ये एक अंशदायी पेंशन योजना है। देखिए, इसके अंतर्गत लाभार्थी की प्रवेश आयु, तो जिस वर्ष लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए जो है अंशदान दे रहा है, उसके आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक के होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान दे होता है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर योगदान। तो देखिए, 50% जो लाभार्थी है उनके द्वारा दिया जाएगा और वही जो है 50% जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है इसमें। ठीक, तो ये पेंशन योजना है। तो देखिए, पहले जमा किया जाता है 50% लाभार्थी द्वारा, 50% जो है केंद्र सरकार। फिर बाद में जो है यही टोटल जो है बाद में जो है सेवानिवृत्त जो व्यक्ति है वो काम हो जाएगा, उनका एज लिमिट होने के पश्चात एक एज लिमिट रहता है, उसके पश्चात जो है उन्हें पेंशन के रूप में जो है वह अमाउंट दिया जाएगा, जिसमें 50% उनका अंशदान रहता है और 50% केंद्र सरकार टोटल होकर ना दिया जाता है, जिसमें मिनिमम 3000 रुपए तक मिलता है। चलिए अब देखते हैं अगला, इसमें पात्र कौन होंगे। तो पात्र होने के लिए सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारतीय नागरिक के लिए ही यह योजना है। उसके बाद देखिए असंगठित कामगार, तो यह योजना असंगठित कामगार के लिए एक पेंशन योजना है, याद रखेंगे। ठीक, तो श्रम योगी योजना है। तो यह जो है किसके लिए है? असंगठित कामगार। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? फेरी वाले हो गए, कृषि संबंधी काम करने वाले, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग काम करने वाले, हथकरघा, मिड डे मील में काम करने वाले, रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार। तो ये असंगठित कामगार के लिए है। ठीक, इसका उदाहरण आप देख लीजिए हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत पात्र होने के लिए कितना? 18 से 40। तो 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग जो है इसमें पात्र होते हैं। 18 से 40 वर्ष। तो देखिए, इसमें भी जो है 60 वर्ष के पश्चात उन्हें मिलता है। उसके उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक हो जाए उसके पश्चात यह दिया जाता है। इससे पहले भी हम पेंशन संबंधित कई योजना पढ़े थे। तो देखिए, उसी प्रकार यह भी 18 से 40 वर्ष के कोई भी जो है लाभार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। मिनिमम तो आप देख सकते हैं 60 वर्ष बाद दिया जाता है। तो मिनिमम 20 वर्षों तक के जो है उन्हें इसमें पहले अपना पैसा अंशदान के रूप में जमा करना होता है। उसके पश्चात 60 वर्ष उम्र प्राप्त करने के बाद जो है उन्हें जो है पेंशन दिया जाएगा। ठीक, देखिए, इसमें मासिक आय कितना? 15,000 रुपए, उससे कम 15,000 रुपए या उससे कम वार्षिक आय वाले ही व्यक्ति शामिल होंगे। देखिए, 15,000 रुपए मासिक आय, उससे कम। देखिए, इसके अंतर्गत और याद रखेंगे जो EF, तो सरकार की ये जो है क्या है, पेंशन संबंधी अलग अलग जो है ये योजना है। PF वाला, ESI, तो इसमें जो है पेंशन जमा करने वाला ये पेंशन संबंधित योजना है। तो सरकार वित्त पोषित स्कीम है, पेंशन स्कीम, इसमें कोई सी में भी शामिल नहीं हो वही व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे। ठीक, तो ये जो है इनकी पात्रता हो गया। उसके बाद देखिए, इसके तहत क्या क्या लाभ दिया जाता है। तो हम अभी जैसे चर्चा किए हैं, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त दान करने के हकदार होंगे। तो कम से कम जो है 3,000 रुपए उन्हें न्यूनतम पेंशन राशि दिया जाएगा। 60 जैसे उनका अंशदार रहेगा उसके आधार पर जो है अलग अलग दिया जाता है, पर उसमें कम से कम कितना रहता है? 3,000 रुपए पेंशन रहेगा। लाभार्थी की मृत्यु पर, अगर लाभार्थी का मृत्यु हो जाता है तो उसके पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। जैसे 3,000 उन्हें मिल रहा है, तो अगर उस व्यक्ति को अगर मृत्यु हो जाता है तो उनकी पत्नी, अगर पति का मृत्यु हो जाता है तो उनकी पत्नी को कितना? इसका आधा, 3,000 का आधा कितना? 1,500 जो है पेंशन के रूप में दिया जाता है। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो वे जो है 6,000 रुपए संयुक्त रूप से मासिक पेंशन पाएंगे। तो 3-3 हजार दोनों का करके जो है कितना? 6,000 रुपए मिलेगा।
तो ये हो गया लाभ इस योजना के तहत। तो ये योजना का नाम एक बार याद रखेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना है। ठीक, उसके बाद चलिए अगला योजना देखिए, रोशनी कार्यक्रम। तो रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लागू है ये। तो देखिए रोशनी कार्यक्रम का प्रारंभ अप्रैल 2013 में, तो वित्तीय वर्ष 2012-13 लेंगे, और कब, अप्रैल 2013 में प्रारंभ किया गया था रोशनी कार्यक्रम। यह नक्सल प्रभावित जिलों में लागू है। इसका उद्देश्य है प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना। तो स्वरोजगार के लिए जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। ये छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में संचालित है। तो छत्तीसगढ़ के 8 जिले कौन कौन से 8 जिले हैं? एक तो आप 7 जिले बस्तर संभाग के याद रखेंगे, और एक कौन सा जिला है? बलरामपुर। तो बलरामपुर और 7 बस्तर संभाग के जिले, टोटल इन 8 जिलों में संचालित है रोशनी कार्यक्रम। इसके लिए पात्र व्यक्ति 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र का बीपीएल धारी युवा होना चाहिए। तो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले 15 से 35 वर्ष के युवा इसके लिए पात्र होंगे। इससे संबंधित एक योजना हम इससे पहले की वीडियो में देखे हैं। अगला देखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, विकलांग, बंधुआ मजदूर, किन्नर आदि सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। तो उसमें जो है कितना, अगर ये सब वर्ग के आते हैं तो वे को 45 वर्ष आयु तक के भी इस व्यक्ति को लिया जाएगा, इसके लिए पात्र होंगे। अगर वे जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में आए, या विकलांग हो, बंधुआ मजदूर हो, किन्नर हो, तो ये सभी जो है 45 वर्ष उम्र तक के भी जो है इसके लिए पात्र होंगे। वही देखिए 40% महिलाओं को प्रशिक्षण एवं नियोजन का प्रावधान है। तो इसमें जो है 40% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से 12 माह तक दिया जाता है। तो 3 माह से 12 माह तक प्रशिक्षण, देखिए 3 माह का प्रशिक्षण होता है, 6 माह का, 9 माह का और 12 माह का। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह का। 70% युवाओं को प्लेसमेंट दिया जाता है। इसमें से जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त युवा हैं उसमें से 70% युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो जिला रोजगार कार्यालय में जो लगता है प्लेसमेंट कैंप, तो प्लेसमेंट कैंप लगता है, उसके माध्यम से 70% युवाओं को जो है प्लेसमेंट दिया जाता है। 100% आवासीय प्रशिक्षण है। तो इसके लिए जो है प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें आवास भी उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए जो है 100% यह आवासीय प्रशिक्षण है। याद रखेंगे ये रोशनी कार्यक्रम जो है इसमें क्या अंतर है, ये एक आवासीय प्रशिक्षण है। इससे पहले भी हम पढ़े थे, उसमें जो है कोई आवासीय प्रशिक्षण नहीं था। तो यह 100% आवासीय प्रशिक्षण है, और इसमें 70% युवाओं को प्लेसमेंट दिए जाने की भी गारंटी है। ठीक, तो ये हो गया रोशनी कार्यक्रम। उसके बाद देखिए ये जो है इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो देखिए SGSY के नाम से जानते हैं इसे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जैसे आजीविका, तो हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन देखे हैं, तो उसी प्रकार यह भी योजना है आजीविका से संबंधित। तो आजीविका से संबंधित योजना है। इसके तहत जो है ग्राम में उन्हें आजीविका प्रदान के लिए स्वरोजगार हेतु जो है उनके लिए जो है ये शामिल किए गए हैं बहुत सारे कार्यक्रम। तो देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले देखिए प्रारंभ कब किया गया था। तो इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 को, तो 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो देख सकते हैं, पहला है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। दूसरा है आय वृद्धि कार्यक्रम द्वारा संपत्ति का सृजन करना। तीसरा है बैंक से ऋण एवं सरकारी अनुदान प्रदान करना। सहायता प्राप्त परिवारों को कम से कम 2000 रुपए की आय प्रति महीना योजना आरंभ होने के 3 वर्ष के अंतर्गत सुनिश्चित करना। ठीक, तो आप देख रहे हैं यह योजना के उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं। हम जो क्या पढ़े हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो उससे संबंधित योजना रख रहा है आपको। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसी से संबंधित उद्देश्य दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो वे जो है लगभग एक समान योजना है। चलिए उसके बाद देखिए इस योजना के तहत जो है 6 और योजना शामिल है। तो इसी योजना के अंतर्गत 6 योजना कार्य करते हैं। तो देखिए कौन कौन से 6 योजना है, तो याद रखेंगे एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम योजना। तो ये 6 योजना को शामिल किया गया है इसी के अंतर्गत, एकीकृत ग्राम विकास योजना। दूसरा है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। चौथा है ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार की किट की आपूर्ति कार्यक्रम। और 5वां है गंगा कल्याण योजना। और 6वां है 10 लाख कुआं योजना। तो ये 6 योजना जो है इसी योजना के तहत जो है संचालित किए जाते हैं। देखिए इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है प्रत्येक प्रखंड में 30% गरीब परिवारों को 5 साल के अंतर्गत गरीब रेखा से ऊपर ले जाना है। तो देखिए प्रत्येक खंड में जो है 30% गरीब परिवारों को 5 साल के अंतर गरीब रेखा से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब इसके प्रावधान देखते हैं। तो इस योजना के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो यह परियोजना लागत के 30% पर एक रूपता में उपलब्ध होते हैं। तो लागत का 30% जो है एक रूपता में उपलब्ध होता है। यह अधिकतम 7,500 रुपए हो सकता है। तो अधिकतम 7,500 रुपए और लागत का जो है 30%। इसमें जो अधिकतम रहेगा उसे जो है पहले ही एकजुटता के साथ दे दिया जाता है पहले किस्त में। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के मामले में सब्सिडी परियोजना लागत का, तो देखिए यही सब्सिडी परियोजना जो है लागत का 50% होता है और यह अधिकतम 10,000 रुपए है। तो सामान्य क्षेत्र के लिए 7,500 रुपए होता है और
32% होता है इसका परियोजना लागत का। और वही जो है जनजाति क्षेत्रों और जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्रों में जो है प्रतिशत कितना रहेगा सब्सिडी परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 10,000 रुपए हो सकता है। वही तीसरा देखिए, तीसरा प्रावधान क्या है, स्व सहायता समूहों जो स्वरोजगार के समूह होते हैं उनके लिए सब्सिडी परियोजना का लागत 50% होगी और यह अधिकतम 1,25,000 होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति सब्सिडी 10,000 रुपए होगी। तो अगर स्व सहायता समूहों के माध्यम से सब्सिडी दिया जाता है तो जो है लागत का 50% रहेगा और अधिकतम यह अमाउंट कितना हो जाता है 1,25,000 हो जाता है और प्रति व्यक्ति यह जो है 10,000, जितने व्यक्ति है उसके आधार पे जो है अधिकतम इतना रहेगा, अधिकतम राशि 1,25,000। अगर उससे कम व्यक्ति है तो 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति के रूप में जो है सब्सिडी दिया जाता है। चौथा प्रावधान है सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की कोई सीमा नहीं होती है। तो सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई भी सीमा तय नहीं किया गया है। देखिए इसमें जो इसके अंतर्गत जो सब्सिडी दिया जाता है वो बैंक इंडेड सब्सिडी होता है। तो अर्थात डायरेक्ट बैंक द्वारा जो है दिया जाने वाला सब्सिडी होता है, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाता है, बैंक इंडेड सब्सिडी दिया जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए निर्धनों का सामाजिक संगठन। तो इन्हें निर्धनों का सामाजिक संगठन के रूप में आप देख सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत एक स्व सहायता समूह में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं। तो स्व सहायता समूह इसमें संगठन जो रहेगा तो उसमें कितने 10 से 20 व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता। विकलांग व्यक्ति लघु सिंचाई योजना एवं दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, मरुस्थल एवं बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों में एक समूह में व्यक्तियों की संख्या 5 से 20 तक हो सकते हैं। तो जैसे हम NRLM में पढ़े हैं ना, नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन में पढ़े हैं, उसी प्रकार के प्रावधान इसमें भी देखने को मिल रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो 20% या विशिष्ट मामलों में 30% तक गरीबी रेखा के से ऊपर के सदस्य एक समूह में शामिल हो सकते हैं। सभी स्व सहायता समूह में महिला सदस्य को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो सभी में महिला सदस्य शामिल होने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50% सहायता समूह अलग से महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे। तो उसमें से जितने एक ब्लॉक में बन रहे हैं सहायता समूह, उसमें से 50% जो है आधे सहायता समूह महिलाओं के लिए ही बनाया जाए, यह जो है प्रावधान किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसके अंतर्गत वित्त पोषण। तो इसमें वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार का 75 और 25 ये सामान्य क्षेत्र के लिए है। वही जो है सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में के लिए जो है 90 और 10 का रेशियो रहता है। ठीक, इसके लिए कार्यान्वित एजेंसी कौन सा है, तो पंचायती राज संस्था, बैंक, विभाग और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। तो यह जो है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसमें पंचायती राज संस्था, बैंक और विभाग और गैर सरकारी संगठन ये सभी जो है महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसके साथ जो प्रमुख क्रियान्वित संस्था है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होता है। चलिए अब अगर देखिए लक्ष्य समूह, इसके तहत लक्ष्य समूह, तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार का लक्ष्य समूह होना चाहिए। तो एक लक्ष्य रहता है इसमें। लक्ष्य समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, महिलाओं के लिए 40%, अल्पसंख्यकों के लिए 15% तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, चलिए अगर देखिए पात्रता इसमें 10 से 20 व्यक्ति का समूह होता है। 10 से 20 समूह रहेगा तभी उन्हें स्व सहायता समूह का दर्जा दिया जाता है। सिंचाई कार्य हेतु एवं विकलांगों के लिए 5 व्यक्तियों का समूह होता है। तो हम देखे भी है 5 से 10, तो 5 से 20 व्यक्तियों का समूह किस क्षेत्र में सिंचाई कार्य हो एवं विकलांग के लिए समूह बने तब वो जो है 5 से 20 हो सकता है। समूह गठन हेतु बीपीएल परिवार के 80%, तो बीपीएल परिवार के 80% होना चाहिए। एपीएल परिवार के 20% हो सकते हैं। आयु सीमा 18 से 59 वर्ष, तो 18 से 59 वर्ष जो है आयु सीमा है। चलिए अब देखिए इसके अंतर्गत जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन क्रियाकलापों को देखते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत क्रियाकलाप क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके अंतर्गत क्रियाकलाप होते हैं, पहला होता है प्रत्येक ब्लॉक लगभग 10 मुख्य क्रियाकलापों को चुन सकता है। तो एक ब्लॉक में जो है कितने 10 मुख्य क्रियाकलापों को चुन सकते हैं। मुख्य जोर उन 4 से 5 क्रियाकलापों पर किया जाएगा जो स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। तो मुख्य रूप से 10 चुने जाते हैं, उसमें से 4 के ऊपर 4 से 5, तो 4-5 को मुख्य रूप से चुना जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, स्थानीय संसाधनों और लोगों की व्यवहारिक कुशलता और बाजार उपलब्धता पर निर्भर रहता है। इस आधार पर जो है 4 से 5 को मुख्य रूप से चुने जाएंगे। ब्लॉक स्तरीय यह जो है योजना का नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस समिति यह मुख्य क्रियाकलापों के लिए चयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो इनका समिति बनता है, इस समिति के द्वारा ही जो है मुख्य क्रियाकलाप रहेगा उसे जो है चुनाव किया जाता है। जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के स्तर पे देखेंगे उसके स्थानीय संसाधन क्या है, उसमें क्या क्या जो शामिल है सदस्य, उनमें क्या कुशलता है और बाजार में क्या चीज उपलब्ध है। इन आधारों को लेकर जो है इस समिति के द्वारा जो है चुनाव किया जाता है इसके क्रियाकलापों का। सभी मुख्य क्रियाकलापों का चयन बैंक
औद्योगिक तकनीकी संगठनों, स्थानीय खादी एवं ग्राम उद्योग के कर्मचारी तथा जिला उद्योग केंद्र के साथ परामर्श करके किया जाता है। तो कोई भी क्रियाकलाप का चयन किया जाएगा तो बैंक के साथ औद्योगिक तकनीकी संगठन, स्थानीय खादी एवं ग्राम उद्योग कर्मचारी, जिला उद्योग केंद्र, इन सबसे परामर्श करने के पश्चात ही किया जाता है। सभी चुने गए क्रियाकलापों को पंचायत समिति द्वारा अनुशासित होना चाहिए तथा अंतिम तौर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कराना चाहिए। तो लास्ट में जो है जिला स्तरीय SGSY समिति द्वारा जो है इसे अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसका क्या क्रियाकलाप जो है किया जाता है। और देखिए समूह निर्माण में गैर सरकारी संगठन एवं बैंकों की भूमिका। तो समूह निर्माण के लिए कैसे भूमिका निभाया जाता है गैर सरकारी संगठन एवं बैंकों की, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो व्यक्तिगत स्वरोजगार के लिए, तो व्यक्तिगत स्वरोजगार के लिए सामान्य वर्ग के परियोजना लागत का 30% दिया जाता है, जो अधिकतम कितना हो 7,500 हो। और वही जो है ST SC विकलांग अगर है तो परियोजना लागत का 50%, जो 10,000 रुपए से कम ना हो, तो अधिकतम कितना हो 10,000 रुपए हो। ठीक, तो हम पहले भी देखे हैं इसे। और वही देखिए स्व सहायता समूहों के लिए कितना रहता है, परियोजना लागत का 50%, और वही जो है अधिकतम कितना रहता है 1,25,000 या फिर प्रति व्यक्ति जो है 10,000 रुपए, इनमें से जो कम होता है उसे दिया जाता है। उसके बाद देखिए बाजार की खोज, पैकेजिंग आदि के माध्यम से इसका विपणन सहायता किया जाता है। तो विपणन कैसे किया जाता है, अर्थात इसका बिक्री कैसे किया जाएगा, बाजारों के माध्यम से या पैकेजिंग के माध्यम से इसका बिक्री किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट वो लोग निर्माण करते हैं उसका। स्व सहायता समूहों के गठन और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठन की सक्रिय भूमिका रहता है। तो कोई भी NGO है उनके भूमिका रहता है कि इसमें जो भी स्व सहायता समूह का गठन किया जाएगा उसमें NGO की भूमिका रहेगा। इस कार्यक्रम हेतु NGO को 10,000 रुपए 4 किस्तों में दिया जाएगा। समूह को ट्रेड करने हेतु जो है किन्हें दिया जाता है, NGO को 10,000 रुपए दिया जाता है। अब देखिए इसी योजना के तहत जो है रिवॉल्विंग फंड भी दिया जाता है। तो रिवॉल्विंग फंड हम देखे थे इसे RF। तो रिवॉल्विंग फंड इस योजना के अंतर्गत प्रथम ग्रेड की पात्रता प्राप्त करने के पश्चात जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ और बैंकों द्वारा नगद ऋण सीमा के रूप में आवर्तित निधि प्रदान की जाती है। आवर्ती निधि अर्थात रिवॉल्विंग फंड, इसकी मात्रा स्वयं स्व सहायता समूहों के समूह संचालक की होती है। तो इसमें जो है समूह संचालक है उसकी जो है इसमें स्वयं मात्रा सहायता होती है। इसमें जो है यह राशि न्यूनतम 5,000 रुपए एवं अधिकतम 10,000 रुपए होगी। तो रिवॉल्विंग फंड जो है 5,000 रुपए और अधिकतम जो है 10,000 रुपए दिया जाता है। अनेक बार में कुल सब्सिडी 20,000 रुपए तक हो सकता है। तो इसके अलावा जो है कुल सब्सिडी कितना 20,000 रुपए तक हो सकता है। जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। तो आप याद रखेंगे आप इसको, किनके द्वारा अनुदान को दिया जाता है, तो जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। तो ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ उनके द्वारा ही जो है अनुदान को दिया जाता है। अब देखिए इसका जो है प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है। तो इस योजना के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण की रूपरेखा, अवधि और पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किए जाएंगे जिससे कि मुख्य क्रियाकलापों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो जिस प्रकार क्रियाकलाप रखे गए हैं उनके कार्य करने के लिए जो है उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षणों द्वारा बुनियादी उन्मुखीकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण दोनों के लिए किए गए खर्चों का जिला परिषद निधियों से पूरा करेंगे। तो जिला परिषद जो है SGSY निधि से पूरा करते हैं इन जो है कौशल प्रशिक्षण के लिए जो हुए खर्च हैं उन सबको। ठीक, तो ये जो है इसी निधि से दिया जाता है। वित्तीय आवंटन का कम से कम 10% भाग स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए नियमित होता है। तो इसमें जो वित्त आवंटन किया जाता है उसका 10% भाग जो है किस चीज के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए जो है खर्च किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षु 5,000 रुपए की राशि खर्च की जाती है। तो एक एक व्यक्ति के ऊपर 5,000 रुपए खर्च किया जाता है प्रशिक्षण के लिए मात्रा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, याद रखेंगे। उसके पश्चात देखिए इसके लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन। तो इसका पुनर्गठन में आप देख सकते हैं ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता था, लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता। तो इसका पुनर्गठन क्यों किया गया आप देख सकते हैं। तो इसमें ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता, लाभार्थी का अपर्याप्त क्षमता, SGSY को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक BPL परिवार को स्व सहायता समूह तंत्र के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से स्व सहायता समूह के निर्माण के लिए व्यापक सामाजिक एकजुटता लाने के लिए स्व सहायता समूह परिसंघों की स्थापना ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। संसाधन व कौशल के आधार पर गरीबी अपशमन की कार्य योजना बनाने में राज्यों को छूट दिया जाता है। आवंटन के स्थान पर मांग आधारित कार्य नीति। अनेक राज्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत पर्याप्त निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते थे, इसलिए इसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता हुई। और यही योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है अब बदल के क्या हो गया है, अब यह जो है
NRLM। तो आप जान रहे हैं, हम इस योजना को पढ़े हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से अब जाना जाता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका पुनर्गठन दिया जा चुका है। तो देखिए इसमें क्या क्या अंतर है, इन दोनों में जो मुख्य अंतर है उसे आप देख सकते हैं। तो पहले ये इस SGA-SY को देखिए, हितग्राहियों को दिए गए काम में से किसी एक का चयन करना होता है। तो उन्हें जो है काम दिया जाता था, उसमें से किसी एक को चयन करना रहता था हितग्राहियों को। अब इस योजना के तहत क्या होता है, हितग्राहियों को NRLM के तहत जो है मांग आधारित काम दिया जाता है। उनको जैसे मांग है उसके आधारित जो है काम दिया जाता है। ठीक, तो यही मुख्य अंतर है इन दोनों में। अगला देखिए, स्व सहायता समूह संघ की स्थापना। तो ग्राम स्तर, संकुल, ब्लॉक, जिला स्तर पर स्व सहायता समूह की स्थापना की जाएगी। सदस्यों के मांग को स्पष्ट करने, विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनकी हक दिलाने, सामूहिक कार्यवाही करने पर संभव विपणन से संपर्क कर उनकी मदद करेगा। पेशेवर सहायता, जिला ग्राम एजेंसी एवं ब्लॉक के माध्यम से पेशेवर कार्य में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। आर्थिक सहायता पैकेज, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए पैकेज का प्रावधान किया गया है, जिसमें पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी शामिल है। तालमेल, अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बिठाना। तो देखिए ये जो है योजना जो है अब जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि इस योजना को अब परिवर्तित कर दिया गया है। अब ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। तो अभी जितने ही पढ़े हैं ये सब पुरानी योजना है, तो पुरानी योजना ज्यादा काम कर नहीं रहता है। योजना अपडेटेड जो योजना है उन्हें पूछा जाएगा। ठीक, वैसे ये अगला योजना भी है, तो इंदिरा आवास योजना। अब ये क्या नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को हम डिटेल से पढ़े हैं, तो वही सब प्रावधान इसमें भी है, तो उसको फिर से जो है बदल दिया गया है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट योजना नहीं है, पर दिया गया है तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसका प्रारंभ जो है जून 1985 में, तो जून 1985 में किया गया था इंदिरा आवास योजना का। यह स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र योजना के रूप में, पहले ये जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ही चलता था। इंदिरा आवास योजना जो है जवाहर रोजगार योजना के अंदर ही चलता था। इसे जो है अलग स्वतंत्र रूप से कब दिया गया, 1 जनवरी 1996। तो 1996 में जो है अलग से इंदिरा आवास योजना जो है अलग से जो है बनाया गया था इसे। ठीक, चलिए अगला देखिए इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों द्वारा मकान के निर्माण में मदद करना तथा गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण लोगों को अनुदान मुहैया कराकर मदद करना। तो देखिए इस योजना जो है सीमित था अनुसूचित जाति जनजाति बंधुआ मजदूरों इन सब के लिए सीमित था। ठीक, तो इसका जो है अभी जो है विस्तार करके प्रधानमंत्री आवास योजना लाया गया है। हितग्राहियों का चयन तो ग्राम सभा द्वारा किया गया है जाता है। निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप लाभार्थी का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यही सेम प्रावधान उसमें भी है। न्यूनतम आकार, मकानों का न्यूनतम आकार 20 वर्ग किलोमीटर, तो इसका भी अभी बढ़ा दिया गया है। अब कितना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 वर्ग मीटर हो गया है, जो पहले कितना था 20 वर्ग मीटर था। ठीक, देखिए चयन की प्राथमिकता, तो चयन के लिए प्राथमिकता तो वहां हम देखे थे प्राथमिकता किन्हें देना चाहिए। तो इसमें कैसे था, प्राथमिकता पहले बंधुआ मजदूरों को दिया जाता था, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार को, उसके बाद जो है गैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार को दिया जाता था। उसके पश्चात विधवा एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसी युद्ध में मारे गए रक्षाकर्मी अर्धसैनिक बलों के निकट संबंधियों को दिया जाता था। भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक व सेवानिवृत्त सदस्य कुछ निश्चित शर्त पूर्ण करने पर, जैसे लाभ भोगी, बेघर होना चाहिए, उसका कच्चा आवास तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए, इसके आधार पर प्राथमिकता दिया जाता था। ठीक, अब जो है इसको चेंज कर दिया गया है। हम उसमें पढ़े थे कि सबसे पहले किन्हें दिया गया है, जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह है उन्हें जो है सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। हम देखे थे इसे पूरे डिटेल से। देखिए 1995-96 में रक्षा कर्मियों के विधवा शामिल किए गए हैं, बीपीएल का होना जरूरी नहीं है। तो देखिए 1995-96 में इसमें परिवर्तित करके जो रक्षा कर्मी है उनकी विधवा को इसके लिए इस योजना में जो है प्राथमिकता देने के लिए उन्हें बीपीएल परिवार से होना जरूरी नहीं शामिल किया गया था। ठीक, वो जो है नहीं होंगे फिर भी उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके तहत लाभ की राशि तो मैदानी क्षेत्रों में जो है 1996 तक की कितना 20,000 दिया जाता था, 2013-14 तक यह जो है 70,000 हो चुका था। पर्वतीय क्षेत्रों में 96 में 22,000 था जब प्रारंभ किया गया था इस योजना को तब, और जो है बाद में 13-14 तक की जो है 75,000 रुपए हो चुका था। ठीक, आवास भूमि स्थल हेतु वित्तीय सीमा, तो आवास भूमि के लिए 20,000 रुपए अलग से जो ही वित्तीय सीमा दिया जाता था, आवास भूमि के लिए अलग से 20,000 रुपए दिया जाता था। चलिए अगला देखिए 2015-16 में मनरेगा। तो मनरेगा के तहत जो है इसी योजना के तहत 2015-16 में मनरेगा में रोजगार भी दिया जाता था। इसमें जो कार्यरत व्यक्ति हैं, जो इस योजना के तहत जो आवास में निवास करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें तो मैदानी क्षेत्रों में 90 दिन की मजदूरी दिया जाता था और पर्वतीय क्षेत्रों में 95 दिन की मजदूरी दिया जाता था। इसका भी वित्त पोषण सेम था जैसे इसका था। केंद्र और राज्य का 75-25 सामान्य क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90-10 और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पूरा। ठीक, तो यही जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में भी है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि, तो यह जो है ST SC के लिए जो है 60%,
राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि जो है 60%, ST/SC अल्पसंख्यक के लिए 15% और दिव्यांगजन के लिए 3% आवंटित किया जाता है। तो जो टोटल जो निकलता है उसमें आरक्षण भी दिया गया है, ST/SC के लिए 7%, अल्पसंख्यक के लिए 15% और दिव्यांगजन के लिए 3%। देखिए इसमें सब्सिडी कच्चे मकान की उन्नयन हेतु 15,000 रुपए प्रति मकान की सब्सिडी दिया जाता है और भूमिहीन गरीब हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु 20,000 रुपए की सब्सिडी, जिसमें 50-50% केंद्र और राज्य का होता था। ठीक, तो फिलहाल यह योजना भी बंद हो चुका है, इसका नाम परिवर्तित हो चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, इसलिए यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, अगर इसका ईयर वगैरह पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए, बाकी जो है यह योजना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब अगला देखिए, आम आदमी बीमा योजना। तो आम आदमी बीमा योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2007 को। 2 अक्टूबर 2007 से आम आदमी बीमा योजना। इसका प्रारंभ छत्तीसगढ़ में कब हुआ है पूछा जाए तो 1 फरवरी 2009 से। तो 1 फरवरी 2009 से छत्तीसगढ़ में आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम के सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन परिवार के लिए केंद्र परिवर्तित योजना है। तो ये जो है किनके लिए है? भूमिहीन ग्रामीण परिवार के लिए है। ठीक, इसमें प्रीमियम की राशि कितना होता है? 200 रुपए। तो 200 रुपए प्रीमियम की राशि होता है प्रति वर्ष 200 रुपए, और ये भी प्रीमियम उनको नहीं दिया रहता है, भूमिहीन कृषक को नहीं दिया रहता है। यह वित्त पोषण जो है केंद्र और राज्य के माध्यम से। तो 50% केंद्र देते हैं और 50% राज्य, अर्थात 200 का प्रीमियम है, उसमें 100 रुपए जो है केंद्र सरकार का होगा और 100 रुपए जो है राज्य सरकार का। हितग्राही को कोई भी भुगतान नहीं करना होता है इसमें। देखिए इसके लिए पात्र कौन होते हैं? वह सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ठीक, 18 से 59 सदस्य BPL हितग्राही होना चाहिए। सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख, तो जो ग्रामीण भूमिहीन परिवार है उनके प्रमुख अर्थात मुखिया को दिया जाता है। परिवार का स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति को होना चाहिए। भूमिहीन कहा गया है अर्थात उनके नाम पे जो है कोई भी भूमि जो है रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए उसके पश्चात देखिए इसके लिए लाभार्थी को जो है क्या क्या दिया जाता है? तो बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की सामान्य मृत्यु हो जाता है तो उन्हें 30,000 रुपए दिया जाता है। तो जो मुखिया है उसी के लिए है। अगर मुखिया की सामान्य मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को 30,000 रुपए दिया जाएगा। अगर दुर्घटना से मृत्यु होता है तो उन्हें 75,000 रुपए दिया जाता है। और वही दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता आ जाता है तब जो है हैंडीकेप्ट हो जाएंगे तो 75,000 रुपए दिया जाएगा। और दुर्घटना में अस्थायी अपंगता हो तो 37,500 रुपए दिया जाता है। तो ये जो है बीमा योजना जो है मृत्यु के पश्चात या दुर्घटना से मृत्यु होता है या अपंगता के लिए दिया जाता है। किसके लिए? जो भूमिहीन परिवार है उसके मुखिया को दिया जाता है। और साथ ही इसी योजना के तहत जो है उस परिवार के जो है बच्चों को भी छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो देखिए हितग्राही के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो हितग्राही के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अध्ययनरत छात्र को दिया जाता है छात्रवृत्ति। प्रति माह 100 रुपए शिक्षावृत्ति के दिया जाता है। तो छात्रवृत्ति जो है प्रति माह जो है 100 रुपए शिक्षा के लिए दिया जाता है। किंतु यह शिक्षावृत्ति 6 माही, एक बार जुलाई में दिया जाएगा और एक जो है जनवरी में, जुलाई और जनवरी में 2 बार जो है दिया जाता है। ठीक, 6 माही होता है। तो जो है प्रति माह 100 रुपए की दर से जो है, तो जुलाई में एक बार कितना मिलेगा? 600 रुपए मिलेगा 6 माह का, और वही जनवरी में एक बार मिलेगा 600 रुपए 6 माह के लिए। तो ऐसी 2 बार दिया जाता है 6 माही आधार पे। ठीक, तो ये योजना आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए अगला योजना देखते हैं, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना। तो ये भी एक बीमा योजना है। तो ये जो दोनों योजना लगभग समान है। अभी जो योजना पढ़े हैं हम, यह योजना और ये दोनों योजना जो है समान है। तो देखिए आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना, ये दोनों लगभग समान है। थोड़ा सा बस अंतर है इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए इस योजना को प्रारंभ कब किया गया था? 25 दिसंबर 2013। तो 25 दिसंबर 2013 को प्रारंभ किया गया था। 25 दिसंबर आप जान रहे हैं, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मतिथि है, 25 दिसंबर 2013 को। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि धारक तथा दूसरों की कृषि भूमि में मजदूरी करते हो, यह योजना राज्य शासन द्वारा चलाया जाता है। तो देखिए 2.5 एकड़ से कम अर्थात वो कौन से आते हैं? लघु और सीमांत कृषक को ही दिया जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी भी प्रकार का उनका भूमि नहीं है, कृषि भूमि में मजदूरी करते हैं परंतु उनका भूमि नहीं है, उनके लिए यह योजना है। तो देखिए इसमें जो है प्रीमियम की राशि कितना होता है? 200 रुपए प्रति वर्ष रहेगा। इसमें भी केंद्र और राज्य का 50-50% रहता है। हितग्राही को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो सेम है प्रीमियम राशि। पात्रता भी देखिए, पात्रता भी आपको सेम दिखाई देगा। इसमें 18 से 59 वर्ष सेम है। BPL श्रेणी के हितग्राही इस योजना के लिए पात्र होंगे। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना के हितग्राही इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तो देखिए अगर इस योजना का फायदा लेते हैं तो वो किसी और योजना के लिए लाभार्थी नहीं होंगे। तो दूसरी योजना में अगर वो लोग पात्र हैं तो पहले से अगर दूसरी योजना का फायदा ले रहे हैं तो इस योजना के तहत उन्हें बीमा का नहीं दिया जाएगा। ठीक, दूसरों के कृषि भूमि में मजदूरी करता हो वह व्यक्ति भी इसके लिए पात्र होंगे।
ठीक, अब इसके लिए लाभार्थी तो सेम लाभ वही दिया जाता है जो उसमें दिया गया। सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपए, दुर्घटना मृत्यु पर 75,000 रुपए, दुर्घटना में स्थायी अपंगता के लिए 75 और अस्थायी अपंगता के लिए 37,500 रुपए दिया जाता है। इसके तहत छात्रवृत्ति भी सेम है जैसे उस योजना में था। हितग्राही के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के ITI अध्ययनरत छात्र को, तथा ITI अध्ययनरत छात्र को भी दिया जाता है। प्रति माह 100 रुपए 10 माह तक के लिए दिया जाता है। तो देखिए उसमें पूरा जो है साल भर के लिए दिया जाता था, इसमें 10 माह तक के लिए दिया जाता है छात्रवृत्ति को। चलिए अगला देखिए, आम आदमी बीमा योजना एवं अटल खेतीहर बीमा योजना में अंतर। तो इन दोनों भी योजना में जो है यहाँ दिया गया है क्या क्या समानता और अंतर है उसे दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में सबसे पहले जो है इसका आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। देखिए तो आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतीहर बीमा योजना, इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 को, इसका 25 दिसंबर 2013 को। हितग्राही कौन होंगे? ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया होता है, तो यह मुखिया के लिए होता है और यह जो है 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि वाले ग्रामीण परिवार के लिए रहेगा। वही देखिए प्रीमियम इसमें भी 200 रुपए, इसमें भी 200, 50% केंद्र और राज्य का। शिक्षावृत्ति जो छात्रवृत्ति दिया जाता है 9वीं और 12वीं में अध्ययनरत कम से कम 2 बच्चों को दिया जाता है 100 रुपए प्रति माह, और इसमें 9वीं 12वीं के साथ साथ 9वीं से 12वीं के साथ साथ ITI अध्ययनरत छात्र को भी दिया जाता है 2 बच्चों को 100 रुपए। तो 10 की आयु सेम है दोनों का 18 से 59 वर्ष। सामान्य मृत्यु के लिए 30,000 दोनों में दिया जाता है, दुर्घटना के लिए 75,000, स्थायी विकलांगता के लिए 75 और आंशिक विकलांगता के लिए 37,500। तो ये दोनों योजना का ये जो है समान है अमाउंट जो दिया जाता है वह। ठीक, तो ये दोनों में हो गया तुलनात्मक अध्ययन। अब उसके बाद चलिए ये जो है इस वीडियो का अंतिम है, तो समग्र मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो है 4 योजनाओं को शामिल किया गया है। देखिए मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, इसका प्रारंभ किया गया था 2014-15, तो 2014-15 में से चल रहा है यह मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। इसके अंतर्गत 4 योजनाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना, छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना को शामिल कर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक, तो इसके अंतर्गत ये 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना ये भी शामिल है, ग्राम विकास योजना शामिल है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, तो ये 4 योजना शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अधोसंरचना निर्माण के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। तो अधोसंरचना निर्माण के कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किए जाते हैं। उसके बाद देखिए वित्तीय का स्रोत, तो राज्य सरकार द्वारा 100% उपलब्ध कराया जाता है। तो राज्य प्रायोजित, जिस प्रकार इसका नाम है मुख्यमंत्री, तो यह राज्य से संबंधित योजना है, तो राज्य सरकार द्वारा 100% उपलब्ध कराई जाती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा राशि सीधे संबंधित ग्राम पंचायत को आवंटित किया जाता है। तो देखिए ये जनपद पंचायत द्वारा नहीं किया जाता, ये जिला पंचायत के जो CO होते हैं उनके द्वारा जो है डायरेक्ट ग्राम पंचायत को दिया जाता है। ठीक, जो बीच में जनपद पंचायत के CO रहेंगे उनका रोल नहीं रहता है इस योजना के तहत। राशि का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, तो ग्राम पंचायत जो है इस राशि को खर्च करते हैं। उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से ये 11 कार्य उसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए उचित मूल्य की दुकान बनाना हो, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करना हो, काजी हाउस भवन निर्माण करना, मिनी स्टेडियम निर्माण, नाली का निर्माण, ई पंचायत संबंधित व्यय करना है, तालाब सौंदर्यीकरण, पुल पुलिया निर्माण, गली कॉन्क्रीटीकरण अर्थात CC रोड जो बनता है वो, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, चौक और का सौंदर्यीकरण करना, तो ये सभी कार्य जो है इसी योजना के तहत जो है किए जाते हैं। ठीक, इसमें स्वीकृति, इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जो है इसकी स्वीकृति दिया जाता है। अब इसमें राशि की स्वीकृति देखिए, तो देखिए राशि की स्वीकृति एक वित्तीय वर्ष में एक ग्राम पंचायत में 20 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य की स्वीकृति किए जा सकते हैं। तो एक ग्राम पंचायत में 20 लाख तक के जो है निर्माण कार्य किए जा सकते हैं। देखिए इसमें जो है सांसद विधायक आदर्श ग्राम के लिए 50 लाख तक के निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जा सकते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में अगर वो आदर्श ग्राम के लिए किया जा रहा है तो वही 50 लाख रहता है, और सामान्य गाँव के लिए जो है 20 लाख तक के लिए रहता है। ठीक, पंचायत को मिलने वाली राशि को बढ़ाने या कम करने का अधिकार मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के पास होता है। उस राशि को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कर सकते हैं या जो विभाग के मंत्री हैं उनके द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सुविधा का केंद्र, तो एकीकृत सुविधा केंद्र होता है। सुविधा केंद्र, एकीकृत सुविधा केंद्र शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजना के एक ही स्थान से क्रियान्वित किया जाता है। तो एकीकृत सुविधा केंद्र है इसमें शामिल होता है, क्योंकि सभी जो है संचालन होता है योजना को, सभी का संचालन करने के लिए एक ही स्थान से संचालित किया जा सके, इसलिए एकीकृत सुविधा केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं। ठीक, तो यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके संबंध में आप देख सकते हैं क्या क्या कार्य इस योजना के तहत किए जाते हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। ठीक, तो यहां तक कि हमारा ये योजना कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का हमारे पास सिर्फ एक ही योजना और बचा है, उस योजना को हम जो है अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज हमने लगभग 3 वीडियो बना लिया है। इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए। अगले वीडियो कल से जो है हम इस वीडियो को कंप्लीट, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद यूनिट 3 को भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक।
फिर हम हिंदी का एमसीक्यू भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।